आगे बढ़ें। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मसल लेयर कंट्रैक्ट करेगी, कुछ मूवमेंट्स होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हो सकते हैं। इन मूवमेंट्स का काम क्या है कि फूड आइटम्स अच्छे से मिक्स हो जाए, की वजह से उधर ल्यूमेन में जूसेस आए हैं, उनके साथ फूड को मिक्स करने के लिए अलग अलग तरीके की मूवमेंट्स होती है। These movements help in thorough mixing of food with various secretions in the intestine, thereby facilitate digestion. BPI, bile juice, pancreatic juice, intestinal juice are the secretions released into the small intestine. बोले तो मेनली डिओडेनम में ये तीनों सिक्रीशंस। बाइल कहाँ से आया? गॉल ब्लैडर से। क्या कोई कनेक्शन पड़ा है कि गॉल ब्लैडर कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है? डक्ट सिस्टम याद है? डायग्राम दिखाऊं फिर से? ये देखो, एक सेकंड। इधर है आपका बाइल जूस, ये है आपका डिओडेनम, तो इधर आना है बाइल जूस को, तो ये डक्ट सिस्टम है, यहाँ से आ जाएगा। देन पैनक्रियाटिक जूस, ये पैनक्रियाज है, ये आपका डक्ट है, इधर से इंटेस्टाइन में आ गया पैनक्रियाटिक जूस। और इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ग्लैंड्स है, तो इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइन के ग्लैंड से डायरेक्ट इंटेस्टाइन में आ जाएगा। इतना क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो आगे देखो, नहीं भी क्लियर है तो क्लियर करके और आगे देखो, आगे तो देखना ही पड़ेगा। बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ये सिक्रीशंस स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। कैसे आती है मैंने दिखा दिया। पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल दे आर रिलीज्ड थ्रू द हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट कॉमन डक्ट है जो पैनक्रियाज की भी सिक्रीशन लेता है और लीवर की भी लेता है अलॉन्ग विद गॉल ब्लैडर। तो पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक जूस उसी डक्ट से आएगा, गॉल ब्लैडर से बाइल उसी डक्ट से आएगा। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर भी जो एंजाइम्स है दे आर इनएक्टिव। 5 एंजाइम्स है। ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ओजन मीन्स इनएक्टिव है। देन काइमोट्रिप्सिनोजन, अजीब से नाम लग रहे होंगे बट याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, एमाइलेस, लाइपेस, अरे 6 है। न्यूक्लियस, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, एमाइलेस, लाइपेस, न्यूक्लियस। तो इसका मतलब पैनक्रियाटिक जूस ऑलमोस्ट हर चीज़ की डाइजेशन करवा रहा है। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सब प्रोटीन्स की डाइजेशन में इन्वॉल्व है। एमाइलेस, उधर सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेस था, इधर पैनक्रियाटिक एमाइलेस है, ये कार्ब्स की डाइजेशन करता है। याद करो, स्टार्च की डाइजेशन 30% ही बस ओरल कैविटी में हुई थी, बाकी 70% का क्या? स्टमक में तो कोई डाइजेशन नहीं होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो बचा हुआ 70% इधर इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से। फिर उसके बाद लाइपेस है, लिपिड की डाइजेशन, जो कि अब इधर होगी। स्टमक में तो पिद्दू सी डाइजेशन हुई थी गैस्ट्रिक लाइपेस से, इधर असली डाइजेशन स्टार्ट होगी लिपिड्स की। देन न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड्स, जो भी आप खा रहे हो चीज़, वो एक सेल ही तो था, उसका न्यूक्लियस तो था, न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए तो था, तो वो भी तो आप खा चुके हो। डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स है। तो न्यूक्लिक एसिड से हमें तोड़नी है चीज़ें, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड बेसिस, वो सब न्यूक्लियस एंजाइम करता है, ठीक है। अब इन एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटीरोकाइनेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो 6 एंजाइम्स मैंने बताए ना, ये जो 6 एंजाइम्स है इनको ऐसे तोड़ दो 1 + 5, ये सारे इनएक्टिव है ना। इनमें से अगर एक एंजाइम एक्टिवेट हो गया वो बाकी के 5 को एक्टिवेट कर देगा। ये एक एंजाइम कौन है? ट्रिप्सिनोजन। इसका क्या मतलब है? ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर दो, बाकी के 5 एक्टिवेट हो जाएंगे। ट्रिप्सिनोजन को कौन एक्टिवेट करेगा? इसको बेटा एक्टिवेट करता है एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज यही लिखा है, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटीरोकाइनेज। या एंटीरोकाइनेज कहाँ से आया? एंटीरोकाइनेज पैनक्रियाज ने नहीं सिक्रीट किया है, पैनक्रियाज ने ये 6 सिक्रीट किए हैं। ये जो एंटीरोकाइनेज है ये इंटेस्टाइन के म्यूकोसा, मतलब इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली लेयर है वहाँ से आया है एंटीरोकाइनेज। तो एंटीरोकाइनेज आया, इसने ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट किया, तो क्या बन गया? ट्रिप्सिन। अब यही ट्रिप्सिन बाकी एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा जो भी पैनक्रियाटिक जूस में है। चीज़ें क्लियर हो रही है या नहीं? यस और नो? इफ़ यस
गिव अ थम्स अप। मैंने क्या कहा था, बी पी आई, पैनक्रियाटिक जूस की बात कर ली। इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। अभी बाइल जूस की बात करते हैं। द बाइल रिलीज्ड इनटू द डियोडेनम, मतलब वही इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, कहाँ से आया था, वही कॉमन हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट से आया था बाइल। उसके अंदर बाइल सॉल्ट्स है और बाइल पिगमेंट्स है। बाइल सॉल्ट्स बाइल जूस में होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल होता है, फोस्फोलिपिड्स होते हैं, बट नो एंजाइम्स। तो एक बार अच्छे से लिखते हैं कि बाइल के अंदर क्या है और क्या नहीं है। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाइल जूस, क्या क्या है इसके अंदर, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, फोस्फोलिपिड्स। क्या एंजाइम्स है बाइल के अंदर? एंजाइम्स बाइल के अंदर नहीं है। तो बाइल डाइजेशन में क्या रोल प्ले करेगा अगर एंजाइम नहीं है? तो सोचो, डाइजेशन में डायरेक्ट रोल नहीं प्ले करेगा तो किसी चीज़ में हेल्प कर रहा होगा। देखो बाइल पिगमेंट्स में होते हैं बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। इनका डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये बस कलर्ड पिगमेंट से किसी किसी बीमारी में इनका अमाउंट बढ़ जाता है, जैसे जॉन्डिस हो गया, उसमें बिलीरुबिन हाई हो जाता है तो पीला पीला पड़ जाता है सब जगह। क्यों? क्योंकि बिलीरुबिन पीले कलर का होता है, बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का होता है। बाइल सॉल्ट की बात करो तो इसमें होते हैं सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट। याद कर सकते हो तो कर लो, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, ये बाइल सॉल्ट है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल तो पता ही है, फोस्फोलिपिड्स भी पता ही है, लिपिड्स में फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पता है क्या होता है कोलेस्ट्रॉल। तो बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं है तो डायरेक्ट डाइजेशन नहीं करेगा, बट इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फैट्स की डाइजेशन बाइल जूस ही मदद करता है इसमें। तो ये फैट्स की इमल्सिफिकेशन कराता है ना। लिपिड्स को तो लाइपेज डाइजेस्ट करेगा, बट लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए पहले उसके छोटे 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 टुकड़े करने होते हैं, वो टुकड़ों में मदद करता है बाइल, ठीक है। दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल माइसल्स। माइसल मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ड्रॉपलेट्स बना दिए। इसके अलावा बाइल का दूसरा रोल देखो, बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेज। लाइपेज अगर इनएक्टिव फॉर्म में है तो उनको एक्टिवेट कौन करता है? बाइल। बाइल एक्टिवेट्स लाइपेज। बाइल नहीं होगा तो लाइपेज एक्टिवेट ही नहीं होगा, तो लिपिड की डाइजेशन ही नहीं होगी, ठीक है। बाइल जूस हो गया, पैनक्रियाटिक जूस पहले ही हो गया था, अब इंटेस्टाइनल जूस। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल्स। पढ़ा है पहले, गोबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं, विच सिक्रीट म्यूकस। म्यूकस क्या? चिपचिपा सा फिसलन वाला सिक्रीशन। द सिक्रीशंस ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा। हमने पढ़ा था म्यूकोसा स्मूथ नहीं है, म्यूकोसा में विलाई है, विलाई में माइक्रोविलाई है, उन सब की वजह से ब्रश बॉर्डर की तरह ये दिखता है। तो ब्रश बॉर्डर से जो सिक्रीशंस आती है, बोले तो जो म्यूकस आता है, या और भी जो बाकी चीज़ें, देखो गोबलेट सेल से म्यूकस आया, और जो ब्रश बॉर्डर सेल्स है उनसे जो भी सिक्रीशंस आई, इन सब सिक्रीशंस को मिलाकर हम इंटेस्टाइनल जूस और सुक्कस एंटेरिकस कहते हैं, राइट। सुक्कस एंटेरिकस में बहुत सारे एंजाइम्स है। क्या है? देखो अभी तक आपने क्या किया, स्टार्च को आपने डाइसैकेराइड में तोड़ दिया था, प्रोटीन्स के छोटे टुकड़े कर दिए थे, प्रोटियोज, पेप्टोन। अब इनको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है तो और एंजाइम्स चाहिए। वो एंजाइम्स इसी इंटेस्टाइनल जूस में आते हैं। जैसे आपने डाइसैकेराइड बनाया था, माल्टोज जो की था, उसको एंजाइम काम करेगा डाइसैकेराइडेज, इंटेस्टाइनल जूस में होगा। न्यूक्लियेज ने छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर फर्दर काम करेगा न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, राइट। तो वो सब इंटेस्टाइनल जूस में है। जैसे डाइसैकेराइडेज एग्जांपल, माल्टोज पर कौन काम करता है? माल्टेज एंजाइम। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हैव एज एट देयर एंड। डाइपेप्टाइड्स पर कौन काम करेगा? डाइपेप्टाइडेज। लिपिड पर लाइपेज। न्यूक्लिक एसिड्स पर न्यूक्लियोसाइडेज। Now, the mucus along with bicarbonates from the pancreas
प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड्स एन अल्कलाइन मीडियम फ्रॉम। स्टमक में भी आपने पढ़ा था कि जो बाइकार्बोनेट आयन है और म्यूकस है ये स्टोमक को बचाते हैं एसिड से और ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ भी ये यही बता रहा है। अब स्टोमक से जो काइम आ रहा है इंटेस्टाइन में वो काइम बहुत ज़्यादा एसिडिक है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। बाइकार्बोनेट बेसिक होता है और मीडियम भी वहाँ का बेसिक है, तो बाइकार्बोनेट ने उसमें हेल्प कर दिया। और जो म्यूकस है वो अगेन जो भी थोड़ा सा एसिड है उससे बचाता है उस इंटेस्टाइन को। कौन? म्यूकस। कहाँ से आया? पैनक्रियाज ने भी प्रोड्यूस किया। क्या किया? बाइकार्बोनेट और म्यूकस प्रोड्यूस किया। तो ये एसिड से भी बचाता है और अल्कलाइन मीडियम भी दे देता है। कितना पीएच? 7.8। एंजाइम की एक्टिविटी देखो, अभी तक 3 पीएच हमने पढ़े। स्टोमक में कितना था? देखो स्टार्ट करते हैं ओरल कैविटी से, ठीक है। वहाँ पर 6.8 था एंजाइम एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम। पेट के अंदर हाईली एसिडिक 1.8, ठीक है। अब इंटेस्टाइन के अंदर अल्कलाइन बन गया है 7.8। तो ऐसे याद कर लो, यस और नो। सब म्यूकोसल ग्लैंड, ब्रुनर्स ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन दिस। ये ब्रुनर ग्लैंड मैंने 2 बार हाईलाइट कर दिया कि बेटा ये सब म्यूकोसा में ब्रुनर्स ग्लैंड डियोडेनम में होते हैं, ठीक है। नाउ प्रोटीन, उनके टुकड़े टुकड़े, प्रोटियोज, पेप्टोन, व्हाट आर दीज? दीज आर पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स। तो काइम, काइम मतलब पेट, पेट में जो काइम मतलब पेट के अंदर जो फूड गया था उसको काइम कहते हैं। तो उसमें जो भी प्रोटीन्स थे वो टूट चुके हैं, प्रोटियोज पेप्टोन में बदल चुके हैं। कुछ प्रोटीन्स जो नहीं भी टूटे हैं, तो ये सारा मिक्सचर काइम में प्रेजेंट है। अब जब ये इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन में प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स काम करेंगे इसके ऊपर। इंटेस्टाइन में प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स किसके आए थे? पैनक्रियाटिक जूस के। जो 6 एंजाइम्स पड़े उसमें से 3 प्रोटियोलाइटिक है। कौन है? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब वो सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। प्रो मतलब इनएक्टिव, एक्टिव हो चुके हैं तो प्रो वर्ड हटा देंगे। ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन आया, काइमोट्रिप्सिनोजन से काइमोट्रिप्सिन आया, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज से कार्बोक्सीपेप्टाइडेज आया। ये तीनों एंजाइम मिलाकर प्रोटीन्स को, पेप्टोन्स को, प्रोटियोज को तोड़कर डाईपेप्टाइड में बदल देते हैं। समझ रहे हो? मतलब अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, बस इतना सा स्ट्रक्चर। हालांकि पहले बड़ा स्ट्रक्चर था, टुकड़े टुकड़े करके इस स्टेज पर ला दिया। किसने? इन 3 एंजाइम्स ने। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स जो बचे थे उनका क्या हुआ? पैनक्रियाटिक एमाइलेज ने उन पर काम किया। स्टार्च को डाइसेकेराइड, वही माल्टोज जो थूक ने किया था वही पैनक्रियाटिक एमाइलेज ने किया। फैट्स, फैट की डाइजेशन अभी तक नहीं हुआ, अब होगी। लाइपेज तोड़ेंगे फैट्स इनटू डाइग्लाइसराइड एंड मोनोग्लाइसराइड। देखो व्हाट इज फैट मेड अप ऑफ? फैट इज ए मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अभी देखना थोड़ा सा टफ लगेगा बट समझो। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या है? CH2OH, ऑर्गेनिक में ये पढ़ते हो तुम, CH2OH, CH2OH, ठीक है। दिस इज योर ग्लिसरॉल। इसी के साथ जब मैं फैटी एसिड जोड़ दूंगा, इस HH को हटा के जब एक फैटी एसिड आएगा जिसको मैं R से डिनोट करूंगा, इसको मैं R1 बोल रहा हूँ, R2 बोल रहा हूँ, R3 बोल रहा हूँ। तो अगर ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड है, इट इज़ नोन एज ट्राइग्लिसरॉल। अगर 2 फैटी एसिड है तो डाइग्लिसरॉल, 1 फैटी एसिड है तो मोनोग्लिसरॉल। तो फैट मतलब 3 ग्लाइसराइड थे, 3। इसको लाइपेज ने तोड़ दिया, मतलब 1 हटा दिया। तो अब क्या बनेगा? डाइग्लाइसराइड। फिर और 1 हटा दिया, क्या बनेगा? मोनोग्लाइसराइड। व्हाट इज़ फैट? इट इज़ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है तो लिख लो ये चीज़ें। आई एम गोइंग टू इरेज देम, ठीक है। आगे बढ़ो। न्यूक्लियेज पैनक्रियाटिक जूस में है, न्यूक्लिक एसिड पर काम करेंगे और इसको तोड़ेंगे न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियस एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स, यही न्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पर भी काम करता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड पर यहाँ पर ये भी काम कर सकता है प्लस न्यूक्लियोटाइडेज भी काम कर सकता है। फिर न्यूक्लियोसाइड पर न्यूक्लियोसाइडेज काम करेगा। ये इंटेस्टाइनल जूस का कंपोनेंट है, ये और ये इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। हाँ, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन सुकस एंटेरिकस दे एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ एबो रिएक्शंस। इन रिएक्शंस की जो भी एंड प्रोडक्ट है ना, ये और ये, इन पर अब कौन एक्ट करेगा?
इन पर अब एक्ट करेगा सुकस एंटेरिकस, बोले तो इंटेस्टाइनल जूस के जो एंजाइम्स है वो इन पर एक्ट करेंगे और फर्दर छोटे छोटे टुकड़ों में इनको ख़त्म कर देंगे। द फाइनल स्टेप्स इन डाइजेशन अकर वेरी क्लोज टू म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? कहते हैं कि लास्ट के जो स्टेप्स है डाइजेशन के वो ल्यूमेन के बहुत पास पास होते हैं। आओ देखते हैं क्यों। ये डायग्राम याद है? ठीक है, अभी देखो ये ल्यूमेन है और ये म्यूकोसा है, राइट। अब ऑलरेडी आपने बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, ऐसे ऐसे फूड आइटम्स हैं, तो छोटा टुकड़ा तो इन्हीं गड्ढों में जाके फंसेगा ना। और इंटेस्टाइनल जूस वो भी तो इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से ही आया है ना, तो यहाँ कहीं एंजाइम पड़ा है और फूड पार्टिकल भी यहीं जा रहा है, तो इसलिए इंटेस्टाइनल सरफेस के बहुत पास पास में ये स्टेप्स हो रहे हैं, ताकि जैसे ही फाइनल प्रोडक्ट आपको मिले, सब म्यूकोसा में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फेटिक्स होते हैं, वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाए ब्लड स्ट्रीम के अंदर टू फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन। ऑल द स्टेप्स which are final stage of digestion occur close to the mucosal surface। समझ में आया क्या? गला सूख गया मेरा। देखो ये सारे फाइनल स्टेप्स है डाइजेशन के, जो कि म्यूकोसल के सरफेस के बहुत पास में होते हैं और इंटेस्टाइनल जूस इनको मीडिएट करता है। ऊपर डाइपेप्टाइड बना था, यस, अभी वो डाइपेप्टाइड इधर टूटेगा। डाइपेप्टाइड के लिए डाइपेप्टाइडेज, ये दो पेप्टाइड थे, पेप्टाइड 1 पेप्टाइड 2, टूटकर मोनोपेप्टाइड बनेगा। व्हाट इज वन पेप्टाइड? इट इज एन अमाइनो एसिड। माल्टोज डाइसेकेराइड था, तो इस पर डाइसेकेराइडेज काम करेगा। कौन करेगा? माल्टेज। मैंने क्या कहा था? माल्टोज क्या है? दो ग्लूकोज जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं को तोड़ेगा, दो ग्लूकोज बन गए। लैक्टोज किससे बना है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है, याद कर लो, एंजाइम इज लैक्टेज। सुक्रोज किससे टूटेगा? सुक्रेज से। सुक्रोज किससे बना है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना है। सुक्रोज इज द ओनली नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बायोमोलिक्यूल्स में ये दिया हुआ है। बाकी सारे शुगर्स जो भी है डाइसेकेराइड्स वो रिड्यूसिंग है एक्सेप्ट सुक्रोज, ठीक है। ये सब प्रोडक्ट बने थे, यस, डाइसेकेराइड्स बने थे। अब न्यूक्लियोटाइड बना था, उस पर न्यूक्लियोटाइडेज काम करेगा, फिर न्यूक्लियोसाइड बनेगा, ये भी बायोमोलिक्यूल में आप समझेंगे। फिर न्यूक्लियोसाइड पर न्यूक्लियोसाइडेज काम करेगा, शुगर बनेगा, बेस बनेगा और फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा। फैटी एसिड में मैंने बोला था फैट प्लस ग्लिसरॉल होता है, सॉरी फैटी एसिड ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड जुड़े हैं। एक निकल गया तो डाइग्लिसरॉल बनेगा, दो निकल गए तो मोनोग्लिसरॉल बनेगा। तो डाइग्लाइसराइड, मोनोग्लाइसराइड, सारे फैटी एसिड निकाल दिए आपने, फिर क्या बचा? ग्लिसरॉल बचा। समझ पा रहे हो? ये रिएक्शंस बहुत इजी है, कोई भी चीज़ टफ नहीं है। ये हम तक करते हैं आज। The breakdown of biomacromolecules mentioned above occurs in duodenum region of small intestine। ये जो सारी कहानी है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं चल रही है। स्टोमक से जैसे ही निकला तो स्मॉल इंटेस्टाइन की भी 3 पार्ट है, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। ये सारी कहानी डिओडेनम में चल रही थी। तो सर इसके आगे अब क्या होगा बाकी के पार्ट्स में? बेटा डाइजेशन कर लिया, एब्जॉर्प्शन भी तो करनी है। आगे के हिस्सों में ये पार्टिकल्स आगे जाते रहेंगे, एब्जॉर्ब होते जाएंगे। जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हुई, रफेज है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। The simple substances thus formed they are absorbed। डिओडेनम में ये रिएक्शन हुई तो एब्जॉर्प्शन किधर हुई? जेजुनम में हुई, इलियम में हुई, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। और जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो सकी, एब्जॉर्ब नहीं हो सकी, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास होगी। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एक्टिविटी कोई खास नहीं होती है, थोड़ा सा कोई मिनरल वगैरह है, वाटर वगैरह है, उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, देखो नो सिग्निफिकेंट एक्टिविटी अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब सीधे इसकी समरी में चलो। समरी में इसने बताया होगा डाइजेशन में लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। देखो यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, कुछ मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है, और कोई ड्रग्स, दवाई वगैरह ली है तो उसकी एब्जॉर्प्शन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स देयर, जस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, थोड़े से मिनरल्स और कोई ड्रग्स ली है तो उनकी एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? थोड़ा सा पानी, देखो मेन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, याद कर लो। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। अब जो भी बचा खुचा पानी है, थोड़ा सा पानी है, लार्ज इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, थोड़े से ड्रग्स को एब्जॉर्ब करती है। यही आगे उस टेबल में भी था। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, लार्ज इंटेस्टाइन में याद करो गोबलेट सेल्स थे, म्यूकस सिक्रिएट करते हैं। क्या है म्यूकस? चिपचिपे स्लाइमी पार्टिकल्स, फिसलन वाले, ताकि फीसेस इजीली पास हो जाए।
विच हेल्प इन एडियरिंग द वेस्ट, उसे साथ में जोड़े रखेगी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स को टुगेदर, और ल्यूब्रिकेट करेगी पैसेज को ताकि इजीली पास हो सके फीसेस। ठीक है, व्हाट इज़ फीसेस? ये वो चीज़ है फूड की जो ना तो डाइजेस्ट हो सकी ना तो एब्जॉर्ब हो सकी, अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस, वो फीसेस कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में पहले वो किस पार्ट में जाएगी? सीकम में जाएगी, थ्रो इलियोसीकल वेल्व। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम से स्टार्ट है। तो मतलब इलियम जुड़ रहा है सीकम के साथ, दोनों के बीच में एक वेल्व है, इलियोसीकल वेल्व, तो उसके थ्रू इलियम से सीकम में जाएंगे फीसेस। ये वेल्व क्यों दिया है? ताकि बैक फ्लो ना हो सके फीसेस का, वो सीकम से वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आए, उसको रोकने के लिए वेल्व दिया है। चलो डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये भी है देखो एक सेकेंड, ये है इलियम का एंडिंग पार्ट, ये है सीकम। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ये है इलियोसीकल वेल्व। क्या है? इलियोसीकल वेल्व। अब जैसे ही फीसेस इधर गए ये वेल्व बंद हो जाता है ताकि फीसेस वापस इधर ना आ सके, वो एक्सक्रीट आउट हो जाए। ये काम है इलियोसीकल वेल्व का। समझ में आया? आया तो बढ़िया, नहीं आया तो आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ टेम्पररी स्टोर्ड इन रेक्टम टिल डेफिकेशन। रेक्टम क्या करता है? टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीसेस करता है, एंड रेक्टम से फिर एनएस में फीसेस पास आउट हो जाते हैं। रेक्टम से एनएस के थ्रू बाहर चले जाते हैं फीसेस। ओके, द एक्टिविटीज़ ऑफ जीआईटी आर अंडर कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन कर रहा है? मैंने कहा था जीआईटी में स्मूथ मसल्स है। स्मूथ मसल आपके काबू में नहीं है, तो किसके काबू में है? आपके वॉलेंट्री काबू में नहीं। आप चाहोगे कंट्रैक्ट कर, वो नहीं करेगा, उसके बाद जब करना है वो तभी करेगा। तो इसके लिए है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस मतलब अपनी मर्जी का मालिक, तो वो नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ना दो चीज़ें होंगी, जल्दी जल्दी काम करना है तो नर्वस सिस्टम आएगा, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट चाहिए तो केमिकल सिस्टम मतलब एंडोक्राइन सिस्टम आएगा। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो वही ये कह रहा है कि नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में भी ये चीज़ें और हार्मोन्स के कंट्रोल में भी ये चीज़ें, ताकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके। द साइट ऑफ फूड, खाना देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, खाना सूंघते या खाना देखते हो तो ओरल कैविटी में पानी आ जाता है। कैसे स्टिमुलेशन होती है पूरी कहानी है, छोड़ो कोई काम की नहीं है फ़िलहाल के लिए। गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस आर सिमिलरली स्टिमुलेटेड। तो कब ये जूस सिक्रीट होगा? जब आप खाना खाते हो तभी जूस सिक्रीट होता है, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तभी जूस सिक्रीट नहीं होता है। तो कौन इसको कहता है हम खाना खा रहे हैं? नर्वस सिस्टम इसको सिग्नल देता है, न्यूरॉन से सिग्नल आता है कि भाई साहब खाना आ चुका है, सिग्नल अब अपना रिलीज़ कर दीजिए डाइजेस्टिव जूस। द मसल एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कैन बी मॉडरेटेड बाई न्यूरल मैकेनिज्म। ये जो मसल कंट्रैक्ट करता है इसको सिग्नल कौन देता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो इधर है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से यहाँ तक सिग्नल कौन भेजता है? न्यूरॉन्स। तो पूरा उस मसल को नर्व जा रही है, वो उसको बता रही है कंट्रैक्ट कर, वो बता रही है अब रिलैक्स कर। लोकल सिग्नल्स भी जाते हैं जिसे हम कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक बोले तो इंटेस्टाइन, गट का अपना नर्वस सिस्टम है, और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है इन सिग्नल्स के लिए। हार्मोन्स, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब देखो बहुत सारे हार्मोन्स होंगे, वेसोएक्टिव पेप्टाइड होगा, कोलिसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजाइमिन, बहुत सारी एक लिस्ट होती है हर मॉड्यूल में। अगर आपने याद की है तो वेल एंड गुड, नहीं तो जस्ट एक बार गो थ्रू कर देना। ये लोकल हार्मोन्स हैं। कौन सिक्रीट करता है इनको? इंटेस्टाइन का ही म्यूकोसा एज वेल एज गैस्ट्रिक म्यूकोसा। पेट के अंदर म्यूकोसा है, वो सिक्रीट करता है कुछ हार्मोन्स, गैस्ट्रिन हो गया जैसे, और इंटेस्टाइन में म्यूकोसा है, वो सिक्रीट करता है इन लोकल हार्मोन्स को। क्या काम है इन हार्मोन्स का? ये बताते हैं जीआईटी को कि भाई साहब डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ करनी है, एंजाइम्स रिलीज़ करने हैं। हार्मोनल चीज़ों में ये आ गया, और नर्वस सिस्टम में मैंने बता दिया लोकल न्यूरॉन्स एज वेल एज सीएनएस, ये सब इन्वॉल्व है। ये हो गया आपका रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटी। इसके आगे अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में माइएंटेरिक प्लेक्सस, मिशनर प्लेक्सस। डाइजेशन पूरी यहाँ तक हो चुकी है, अब आगे एब्जॉर्प्शन की कहानी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स।